शास्त्रों ने कहा है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, या फिर राजस्थान के हवाले से बात करें तो बचपन से सुनते आए हैं भावज भगिनी भामिनी सुता सहेली मात नरो न निंदो नारियां पग पूजो पर भात। सीधे तौर पर बात करूं तो ये पंक्तियां यही बताती हैं कि बगैर स्त्री के हमारा अस्तित्व है ही नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। महिलाओं पर घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खुद को शिक्षित कहने का दंभ भरने वाला यह समाज मूक दर्शक बना रहने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। दरअसल ये मामला फिर से इसलिए चर्चाओं में है कि राजधानी के मानसरोवर इलाके में 7 अप्रैल को अनु नाम की एक महिला ने सुसाइड किया, लेकिन घटना के बाद जब एक सीसीटीवी सामने आया तो कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। यह भी आरोप लगे कि अनु पर शायद सुसाइड के लिए दबाव बनाया गया। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये क्या कहना उचित होगा कि जो शिक्षा ग्रहण की उसका कोई औचित्य बचा ही नहीं। घरेलू हिंसा समाज का एक बड़ा नासूर बन चुका है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। मेरे साथ इस चर्चा को लेकर कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ में उनका करवाऊं। मेरे साथ स्टूडियो से भाग्यश्री सैनी जी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। एडवोकेट राजलक्ष्मी शेखावत हमारे साथ स्टूडियो से बनी हुई हैं। लक्ष्मी अशोक जो कि काउंसलर हैं हमारे साथ बन गई। लक्ष्मी जी आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर पूजा गुप्ता जो कि मनोचिकित्सक है, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही होगी। सबसे पहले लक्ष्मी जी मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं, चूंकि आप काउंसलर हैं, इस तरह के काफ़ी मामले आपके सामने आते हैं जिसमें काउंसलिंग आप देती हैं। पहली प्रतिक्रिया, इस तरह के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हर रोज अखबार में देखें, अपन आपके न्यूज़ में देखें, या मैं जो काम कर रही हूँ मेरे पास थानों पे जो केसेस आते हैं, इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए कोई एक कारण हम नहीं कह सकते। इसके लिए 2, 3, 4 जो है कारण होते हैं। सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। तो उसके लिए हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं मान सकते। अभी जो हालात हैं उसमें सबसे पहले जो कारण मुझको नजर आता है वो ये है कि आपके घर में ही आपके साथ में एक मानसिक दबाव बना रहता है किसी भी कारण को लेके, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो। उन समस्याओं का समाधान आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो। जो राइट पर्सन है, आप खुद उसमें उलझते रहते हो, उसकी समस्या का समाधान ढूंढते रहते हो। अच्छा, चूंकि लक्ष्मी जी आपका एक अच्छा खासा आपका अनुभव है, बड़ा लंबा अनुभव है आपका, इस तरह के मामले खूब आपके सामने आते हैं। मैं एक खास पैटर्न को लेकर बात करूं, एक पैटर्न जब हम नोट करने पर आते हैं तो इसके पीछे का बड़ा मोटे तौर पर आप क्या कारण मानती है? एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है आर्थिक निर्भरता, क्या इसकी भी एक बड़ी वजह आप देखती हैं? जी, सबसे पहले तो जो आता है हमारा सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, जो बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं इसके पीछे आप कहना चाहूंगी कि हमने महिला शिक्षा को प्रमोट तो कर दिया है। लड़कियों को हम लड़कों की तरह पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन जब वो पढ़ गई हैं, लिख गई हैं लड़कों की तरह, और वो लड़कों की तरह रहना चाहती है, तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। यदि वो अपनी इच्छा व्यक्त करती है किसी भी काम में, किसी भी निर्णय में, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। सबसे बड़ी जी एडवोकेट मेरे साथ जुड़ी हुई हैं राजलक्ष्मी जी। मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं राजलक्ष्मी जी। कानून बना हुआ है, बावजूद उसके पीड़ितों को न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों होती है? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, क्योंकि आप इस तरह के तमाम जो केसेस है वो डील करती हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। कानून भी बना हुआ है, देश में लागू भी है, लेकिन होता ये है कि जो समाज की रूढ़ी दर रूढ़ी जो परंपरा चली आ रही है, वो कानून का प्रयोग करने में ही इतनी ढिलाई हो जाती है कि जब पता चलता है तब तक इंसिडेंट घटित हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कड़ी है कि जो आदमी थानों में जाकर के कार्रवाई करने में, कोर्ट में जाके किसी को परिवाद दर्ज कराने में बड़ी शंका फील करता है, क्योंकि हमारा जो सामाजिक बंधन है वो इस तरह से बंधा हुआ है कि जो भी बदनामी हिस्से आती है वो महिलाओं की आती है। और अभी भी ये जो सोच है वो पुरुषों ने अपने कब्जे में ले रखी है, और यही मेन और अहम कारण है कि वो
पढ़ भी लिख गई, आगे भी बराबर कंधे से कंधा मिला रही है, लेकिन ये जो सोच है समाज की, ये उनको मुक्त नहीं होने दे रही है। और इस मुक्त न होने की वजह से ये पाँव में जो बेड़ियां बंधी हुई है, वो जाकर के जो ही वो अपने माता पिता द्वारा भी किए हुए संबंध में जाके वो एंजॉय करने की कोशिश करती है, उसको निभाने की कोशिश करती है, तो उन लोगों की जो रीति नीति है, चाहे घर में सास हो चाहे पति हो, पुरुषों को इस तरह से उत्प्रेरित किया जाता है कि जैसे उनका तो अधिकार है ये सब कुछ करना, लड़कियों का तो मतलब पिटना और ये नॉर्मल है ये सब चीजें। तो ये प्रताड़ना जो चली आ रही है, इस पर वार करना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर पूजा गुप्ता मेरे साथ मनोचिकित्सक जुड़ी हुई। पूजा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। इस तरह की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, उसके पीछे मुख्यतः बड़ा कारण आप क्या मानती है एज अ मनोचिकित्सक चूंकि आप हैं, और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं उनकी शुरुआती संकेत क्या हैं उनको पहचानने के? पहली चीज जो अभी तक जितने सारे लोगों ने कहा, उसको अगर एक वर्ड में डिफाइन करूं, दैट्स कॉल्ड पैट्रियार्की। तो जब तक हमारे देश में एक पितृसत्तात्मक समाज रहेगा, जहां एक हेड ऑफ द फैमिली एंड एवरीवन इज जस्ट अ मैन, तब तक ये चलता रहेगा। दूसरा, जब ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये एक्चुअली इनके सीड्स आते हैं अपने बचपन से, स्पेशली जब लड़कियां रेज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जहां मुझे डॉक्टर, इंजीनियर कॉल करते हैं, एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट। Yesterday I just had one consultation where the girl was saying कि what should I do because I just got a baby and वो 3 months का है, I got the postpartum depression और एक 3 साल का बच्चा भी है, and आज कुक भी नहीं आई तो मुझे खाना भी बनाना पड़ा है। My husband created so many problems about the food कि इसमें ये कम था और ये था। So I simply asked, what did you ask your husband to share the responsibility? एंड शी वाज सो अमेज्ड कि अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बाउंड्रीज है ना जो बनानी जरूरी नहीं तो पूजा जी, मैं इस पे आना चाहूंगा कि ये इस तरह के बीज शुरुआती तौर पर बच्चों में डाल कौन रहा है जब एक परवरिश हम कर रहे हैं? हमने तो अक्सर धारावाहिकों में यही देखा है कि सास बहू की लड़ाई होती है, अब सास भी महिला है, बहू भी महिला है। तो देखिए, ये सीड्स ना, मेरे को लगता है ये बहू तक पहुंचने की तो दूर की बात होती है, पहले जहां बच्चा पैदा होता है ना, ये सीड्स वहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि ट्रॉमा आपका वहीं से इनबिल्ड होता है। पहली चीज है कि अच्छा, बच्चे की परवरिश में सबसे मुख्य हाथ किसका मानती हैं आप? किससे ज्यादा संपर्क में रहता है, पिता के या माँ के? मुझे रियलिटी में पूछेंगे, मुझे लगता है कि सबसे पहले जो इस चीज के कल्प्रेट हैं, दैट्स मोर द फैमिली ऑफ अ गर्ल, क्योंकि वही ये इनबिल्ड कर रहे होते हैं लड़कियों में कि तुम लड़की हो। ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा। मेरे साथ भाग्यश्री जी जुड़ी हुई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। भाग्यश्री जी, अब तो क्या आपको नहीं लगता समाज की मानसिकता बदलना जरूरी है? वही स्टीरियोटाइप, पुरानी जो चीजें चली आ रही थी, फिर जो शिक्षा ग्रहण की, उसका औचित्य कहाँ रह जाता है? देखिए, डेफिनेटली बहुत सही कहा। एक तो सोसाइटी को जितनी तेजी से सोसाइटी बदल रही है ना, उतनी तेजी से मानसिकता नहीं बदल रही है, और अगर बदल भी रही है तो वो हमें कोई चेंजेस हमें दिख नहीं रहे। आप अगर देखेंगे ना, तो जैसे घरेलू हिंसा एक एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है शादी में। जो पुरुष करता है उसको लगता है कि हाँ मैं मार सकता हूँ, और जो महिला पिट रही है उसको भी ये लगता है, कहीं ना कहीं से सिखाया जाता है कि भाई हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, एक दो थप्पड़ अगर मुझे मान दीजिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो फैमिली होती है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। एक बच्चा और एक बेटी, दोनों लोग वहीं पे आते हैं। बेटी को हमने राजा की तरह पाला, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगाया। बेटे ने अपने दादा को, अपने पिता को, सबको माताओं के साथ वायलेंस करते हुए देखा। बेटियों को हमने ताउम्र क्या सिखाया? बी नाइस, डोंट बी लाउड। ठीक है, उसके बाद में जब हम उनकी शादी करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि बेटी आपका वही घर है और आप यहाँ से विदा हो गई। और अगर आपको कोई हिंसात्मक पति या ससुराल मिल जाता है और अगर वो बेटी वापस अपने माता पिता की छांव में आना चाहती है, तो हमें लगता है कि पता नहीं हमारी कितनी बड़ी नहीं। तो ये संस्कृति हमने पाली कहाँ से? ये समाज में ये आया कहाँ से? चूंकि हम तो उस जगह से बिलोंग करते हैं, चूंकि मैंने डिबेट की ओपनिंग में भी कहा, हमारे तो शास्त्र कहते हैं यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ कौशल्या नंदन श्री राम है, आंजनेय पुत्र हनुमान है, कौन्तेय कर्ण है, यशोदा पुत्र कृष्ण है, माताओं के नाम से ये पुकारे जा रहे हैं। देखिए, कहना बहुत अलग चीज़ है और उसको व्यवहार में लाना बहुत अलग चीज़ है। सदियों से महिलाओं को जो जीवन की धारा है ना, उसमें दोयम दर्जे पे ही समझा गया है। एक बड़ा कारण कॉलोनियल माइंडसेट भी आप मानती हैं इसके पीछे, जो बाद में व्यवस्थाएं बदली?
डेफिनेटली आज अगर आप ये चीज देखेंगे तो ये चीज आप ये मत मान के चलिए कि आज ये चीज स्टार्ट हुई है, ये चीज सदियों से चली आ रही है। बट मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि पेरेंट्स अपनी 32, 33, 34, 35 साल की बेटी की अर्थी को कांधा दे देंगे, लेकिन क्यों वो अपनी बेटी को एक सिंपल सा सपोर्ट नहीं दे सकते हैं? ये सवाल है अपने आप में कि आप इतना पेन कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि एक बच्ची को आपने इतना बड़ा किया है, आज आप उसको अर्थी को कांधा दे रहे हो, लेकिन उसी बेटी को अगर वो बार बार कह रही है कि मैं प्रताड़ित हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बच्चियां आत्महत्या तक पहुंचती है या जिन बच्चियों को उनके पति के द्वारा वायलेंस के थ्रू कर दिया जाता है, वो एक दिन का सीन नहीं होता है, वो बहुत लंबे समय का प्रोसेस हो रहा होता है, और फिर एक दिन वो चीज उस चीज में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, मैं राजलक्ष्मी जी आपका रुख करना चाह रहा हूँ। क्या पुरुष जो वर्ग है वो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित है? क्या पता उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं होती हों, लेकिन वो शायद रिपोर्ट में नहीं है? बिल्कुल है सर, ऐसा नहीं है कि दोनों ही पक्ष पीड़ित हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले चर्चाओं में बताया है कि कहीं ये होता है कि पुरुष दबा हुआ होता है और उसको ज़्यादा ज्ञान दे दिए जाते हैं, समाज की समझदारी दिखाई दी जाती है और वहाँ उसको एडवांस लड़की मिल जाती है। होता तो सब जगह, लेकिन एक मार्जिनल हम देखें तो हमारी जो सोसाइटी है उसकी जो सोच है वो महिलाओं के ऊपर ही शुरू होती है और महिलाओं पे खत्म होती है। ज़्यादातर जो यदि पीड़ित पुरुष है ना, तो उसको भी ज़्यादातर पुरुष यही उकसाएंगे कि आप में कुछ करेज ही नहीं है, आप इस तरह से कैसे, आप तो उसको संभाल सकते हो, ये सब कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बड़ा जो चीज़ इसमें अहम रोल है वो कानून का मैं मानती हूँ, एक बीइंग एडवोकेट होने के नाते, कि यदि आज हमारी सरकारें ऐसे कानून बना तो दिए। राजलक्ष्मी जी, कानून है, निश्चित रूप से है, कड़ा कानून है, लेकिन जब कानून को अमली जामा पहनाने की बात आती तो कहीं नहीं, जो एक वो प्रोसेस है ड्रास्टिक, उसमें जो एक लंबा इंतजार है पीड़ित का, तो वो भी एक मानसिक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। बिल्कुल सर, मैं खुद एडवोकेट हूँ और महिलाओं के मैटर रोज डील करती हूँ। मैंने देखा है कि महिलाओं के साथ चाहे यौन शोषण हो, शारीरिक आर्थिक कोई भी शोषण हो, तो उनको हर बार अपना एविडेंस देना पड़ता है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो बिल्कुल खुद से इटसेल्फ बोलते हैं कि महिलाओं से इतना कुछ मांगेंगे नहीं, वो जो बोल रही हैं तो हम तुरंत उनके पक्ष में कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप कोर्ट में जाके देखिए, आप थानों में जाके देखिए, जो स्थिति है, हकीकत बिल्कुल अलग है। हकीकत बिल्कुल अलग है। एक प्रोसेस का अमली जामा पहना रखा है और होता यह है कि उसको बहुत सारे क्वेश्चनरीज की जाती है और यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहे तो उसको मतलब केस को हाईलाइट करके बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी मेरे साथ बनी हुई। लक्ष्मी जी, जो बच्चे हैं उन पर घरेलू हिंसा का कितना गलत असर पड़ता है? क्योंकि आप तो इन चीजों को डील करती हैं रोज। बहुत ज्यादा असर करता है बच्चों के मन पे, क्योंकि वो बहुत कोमल दिल और दिमाग लेके घर में रहते हैं, और जरा से भी हिंसा, जरा से भी तेज आवाज यदि किसी प्रकार की होती है, खास तौर से अपने माता पिता की, तो उससे वो सहम जाते हैं। उनको एक इतनी घुटन होने लगती है, और जिसका नतीजा हम देख रहे हैं आए दिन आजकल। छोटे छोटे बच्चे चाहे स्कूल में हैं चाहे घरों में हैं, सुसाइड कमिट कर रहे हैं। कभी नहीं सुना था हमने कि छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। यह है घुटन। तो हिंसा कहाँ से शुरू हो रही है? घर से शुरू हो रही है, और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। हर बार उनकी आवाज दबा दी जाती है। तो उसका नतीजा हम देख रहे हैं समाज में, साफ साफ नजर आ रहा है हमको। तो घरेलू हिंसा घर से ही शुरू हो रही है, और उसका सबसे ज्यादा असर जो हो रहा है वो कोमल मन पे हो रहा है, हमारे बच्चों पे हो रहा है, जिसको रोकना चाहिए। अच्छा, पूजा जी मेरे साथ बनी हुई। पूजा जी, मैं सीधे तौर पर आपके पास आऊँगा। क्या घरेलू जो हिंसा है उसको मामलों को लेकर हम बात करें तो सोशल मीडिया और एक बदलती लाइफस्टाइल भी इसके पीछे का एक बड़ा कारण आप मानती हैं? जिस तरह की महत्वाकांक्षाएं आजकल जन्म ले चुकी हैं, सब कुछ परफेक्ट चाहिए, जिस तरह से इससे पहले भी बात हो रही थी, भाग्यश्री जी मुझे इस मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि एक महत्वाकांक्षा जो पाल ली जाती है परफेक्शन की। देखिए, जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे उस तरीके की चीजें आपके अंदर इनबिल्ट होंगी। और अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आजकल सारा कंटेंट क्या है? वायलेंस। इवन इफ यू सी द मूवीज जिनमें वायलेंस सबसे ज्यादा, वो मूवी ज्यादा हिट हो रही है आजकल। सो ऐसी चीजें तो हम देखना पसंद करते हैं। जब इतना वायलेंस देखोगे तो कंटेंट से आप जो कंज्यूम करोगे वैसे ही आपका थॉट पैटर्न्स और आपका व्यवहार बनेगा, वो आपके उसमें आएगा ही आएगा। तो जागरूकता को लेकर विशेष रूप से क्या कुछ किया जा सके? किस तरह से इस बिहेवियर को कंट्रोल करने का तरीका है? मेडिटेशन क्या इसमें हेल्पफुल है या और तमाम चीजें?
देखिए मेडिटेशन वगैरह ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स हेल्पफुल हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग कराना, मेडिकेशंस पे जाना, इस तरह की चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है मेंटल इलनेस को एक काइंड ऑफ इस टैबू से निकालना कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसी कोई बात करता है कि अरे मेरी मैरिज में कोई प्रॉब्लम है और मैरिज काउंसलिंग पे चले जाओ, अरे हमें मैरिज काउंसलर की ज़रूरत है क्या? बिकॉज़ ये क्या करेंगे, ये तो हमारा पर्सनल मैटर है। वी आर एक्सपर्ट इन दैट, तो दे शुड रीच आउट फॉर दैट। तो लोगों का जो मानसिकता है, एक मेंटल स्टिग्मा बना हुआ है चीजों को लेके, वो रिमूव करना बहुत जरूरी है। और उसका सबसे इजी तरीका क्या है? टू रीच आउट द प्रोफेशनल्स हु आर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो जब आप एक स्टेप आगे लेंगे तो ही लोगों के दिमाग से वो मेंटल अवेयरनेस आएगी और लोगों के दिमाग से वो स्टिग्मा रिमूव होगा। ठीक है भाग्यश्री जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूँ। हम इस तरह की घटनाएं पहले के ज़मानों में देखते थे तो एक बड़ा मुद्दा होता था, एक बड़ा रीज़न दिया जाता था कि साहब शराब और नशा इसके पीछे की एक मुख्य वजह है। लेकिन आज तो बदलता हुआ हिंदुस्तान है, सब वर्किंग है, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी वर्किंग हैं, सबकी अपनी सहूलियत है। उसके बावजूद जो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसके पीछे का बड़ा कारण आप क्या देखते हैं? देखिए बहुत सारी मल्टीपल फैक्टर्स है। पहले हम लोग जॉइंट फैमिलीज में होते थे। Right. अगर दो पति पत्नी की रिश्ते के बीच में कोई इशू है तो हमारे चाचा दादी दादा जो भी होते थे हस्तक्षेप कर उसको देते थे। हस्तक्षेप करके चीज़ों को हैंडल कर देते, नॉर्मलाइज कर देते थे। सेकेंड, हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते थे कि भाई हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग होती थी वो एक जॉइंट फैमिली में हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो चेक एंड बैलेंस वाला रूल रहता था। प्रेशर इतना नहीं होता था। अभी के बच्चे, अभी के जो यंगस्टर्स हैं या अभी के जो फैमिली जो हैं उन पे कितना प्रेशर है, चाहे वो करियर का प्रेशर है, किसी भी चीज़ का प्रेशर है। सोशल मीडिया इतना ज्यादा वो नहीं था, तो होता है ना ओवर एक्सपेक्टेशंस वाला जो था वो नहीं होता था। मेंटल हेल्थ, ये इश्यूज हम लोग पहले सुनते ही नहीं थे। अब हर दूसरे व्यक्ति को, बच्चे को मेंटल हेल्थ इश्यूज है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें इन चीजों को रोकना है तो नॉट ओनली काउंसलिंग ये चीजें रोल नहीं प्ले करेंगी, हमें सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करना है। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैम ने कहा कि लोग डरते हैं, अगर उनकी शादी में कोई इशू है जाना ही नहीं चाहते हैं, भाई हमारी शादी में तो कोई इशू नहीं है। मैं मानती हूँ कानून का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मान लीजिए आज एक बेटी है, उसकी शादी में घरेलू हिंसा है, उसको उस पे केस करना है या अलग होना है, उसको पता है यार मैं तो अर्निंग हैंड हूं नहीं, पेरेंट्स रखेंगे नहीं, और मेंटेनेंस में 10-10 साल लग जाते हैं। पुलिस की मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर किसी महिला को उसके पति ने पीटा और वो जाती है एफआईआर दर्ज करवाने, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। पुलिस प्रथमतया क्या करती है? समझौता करवा देती है, आप अपनी बीवी को हाथ नहीं उठाएंगे। मे बी वो पर्सन ना समाज से समझा, वो आपकी इस बात से नहीं समझ रहा, उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट की जहां पे बात आती है, वन स्टॉप सखी सेंटर है। वन स्टॉप सखी सेंटर की ग्राउंड रियलिटी देखिए, क्या प्रशासन महिलाओं के द्वार पहुंच रहा है, या वी आर वेटिंग कि महिलाएं किसी दिन पिटेंगी तो आएंगे और बताएंगी। अरे एक बेटी को आपने ऐसे रेस किया है कि बेटे को तो बना दिया घर का आधार, बेटी को बना दिया घर के चारों तरफ जो इज्जत घूमती है, वो बेटी पुलिस तक कैसे पहुंचे? उसको तो डर है ना कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो मेरे पिता की इज्जत चल जाएगी। हमने उसको वो वॉइस ही नहीं दी है जहां पे वो अपने हकों के लिए बोल पाए। पेरेंट्स ने बच्चों को कभी भरोसा नहीं दिया। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि बच्चों पे क्या फर्क पड़ता है। जिन बच्चों का बचपन बहुत ट्रॉमेटाइज होता है उनको जीवन पर्यंत ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। किसी पे भरोसा करना, हैप्पीनेस इशू, उन्हें अनवांटेड सैडनेस पसंद होती है, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स है, जब मिलके सारे लोग काम करेंगे ना, तब हम कहीं ये जो वायलेंस है इसको कम कर पाएंगे। अच्छा राजलक्ष्मी जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूँ। जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भाग्यश्री जी कह रही थी, प्रशासन इस तरह के मामलों को कितना गंभीरता से लेता है? क्योंकि आप तो देखती हैं हकीकत क्या है। जितना भी गंभीरता से प्रशासन, सरकारें और कोर्टें ले रही है, मेरी तो ये है कि मनसा कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा इट मीन कि जैसे आज हम युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल से जूझ रहे हैं, तो इसके लिए हमारी सरकारें एक अभियान चला करके हमें जागरूक कर रही। क्यों ना ये शादी नामक जो संस्था है इसके लिए कोई अभियान चला करके, और ये जो घरेलू हिंसा है इसको इसकी जड़ से ही हटा दिया जाए। ये एक पर्टिकुलर किसी के साथ में हिंसा हुई है तो उसकी काउंसलिंग करने का मैटर नहीं है, पूरे समाज की काउंसलिंग क्यों ना कर दी जाए, एक साथ क्यों नहीं कर दी जाए। ये जागरूकता अभियान जन जन में, गांव गांव, ढाणी ढाणी में चलाया जाए कि ये आप लेन देन, ये चीज आगे जा करके महिला पर ही ये सब कुछ डालना और ये सब कुछ उसी के माथे करना, उससे इतनी सारी उम्मीदें लगाना, इस पैटर्न को क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं अपन? जब हम कहते हैं विकसित भारत और साहब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, हम तो मोदी जी के भारत में बहुत ही तरक्की कर ली है, तो इस मामले में जो अंदर कमी है इसको क्यों नहीं दूर कर सकते? जहाँ वाकई तरक्की करने की दरकार है वहाँ पर अभी स्थिति नहीं है। डॉक्टर पूजा मेरे साथ बनी हुई हैं। जो कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है डॉक्टर, क्या वो भी एक शुरुआती एक बड़ा कारण हो सकता है घरेलू हिंसा की तरफ बढ़ता हुआ, कि हम आवाज़ नहीं उठाते, चुप रह के बर्दाश्त करते रहते हैं, और जिस तरह की सोसाइटी हो गई है कि वो जज ज़्यादा करेगी इस तरह की चीज़ों को लेकर, कुछ इस वजह से भी पीड़ित अपनी बात नहीं कह पाते?
देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो सारा मैम वगैरह ने भी बताया, दैट्स अ पर्टिकुलर वर्ड कॉल्ड कंडीशनिंग। इस तरीके से बचपन से रेज़ किया जाता है लड़कियों को क्योंकि उनकी कंडीशनिंग की जाती है, ये घर आपका नहीं है, जिस घर आप जा रहे हो वो आपका घर है। जो भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वो वहीं मिलेंगी। इवन मेरे पास मैंने कहा ना जितनी भी लेडीज़ कॉल्स करती है वो सेकंड ऑप्शन चुनना ही नहीं चाहती। दे लाइक हम पे बच्चा है, हम घर नहीं छोड़ सकते, डिवोर्स नहीं ले सकते। लाइक डिवोर्स कोई मतलब बहुत बड़ा हौवा हो गया, मतलब मरना आसान है लेकिन डिवोर्स लेना मुश्किल है। सो दिस इज मोर अबाउट अ कंडीशनिंग जो उनका जिस तरीके से उनको बचपन से ढाला जाता है, जो बहुत बदलने की जरूरत है। जो आप पूछ रहे थे ना कि कैसे इस चीज को बदला आप रहे हैं, तो ये घर घर से शुरू होगा। काउंसलिंग की नौबत तो तब आती है जब हाथ से बात सारी निकल जाती है, लेकिन अगर आप उन्हें पहले से ही प्रिवेंट करके घर में जो रोकथाम कर सकते हैं वो यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, तो बच्चे चूंकि conditioning छोटे होते हैं तो इस तरह का जो ट्रॉमा देखा जाता है घर परिवारों में, बच्चे अक्सर माता पिता को झगड़ते देखते हैं, उन पर मेंटल कंडीशन के हिसाब से मैं बात करूं तो किस तरह का असर पड़ता है जो दूरगामी परिणाम वो देगा, गलत परिणाम जो देगा? सीवियर। आज जो आप मैरिजेस देख रहे हो ना जिनमें सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं, उसका मेन मेजर रीजन ही ट्रॉमा होता है। क्योंकि आपके जो ट्रॉमा रिस्पॉन्स होते हैं, क्योंकि कभी भी सेफ फील हुआ ही नहीं, कभी भी किसी रिश्ते में माँ बाप के रिश्ते सेफ नहीं देखे, उनके बीच में इतना कियोस्क देखा, इनसिक्योरिटी देखी, तो फिर जब वो खुद की शादी में जाते हैं क्योंकि उन्होंने रन ही वही किया है या उन्होंने वही उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, तो उसकी वजह से उनकी करंट मैरिज पे उसका बहुत सारा असर पड़ता है। दूसरा, इसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट। आजकल के टाइम पे जब शादियां होती हैं तो काफी लेट एज में हो रही है, विच इज लाइक 25+, 30 अप्रॉक्स। पहले टाइम पे शादी होती थी, उस टाइम पे एक पर्सनालिटी बिल्डअप होने में टाइम लगता था। अब जो पर्सनालिटी बिल्डअप हो रही है वो पूरी हो चुकी होती है, तो दो इंसान अपने आप में ही एक दूसरे को अडेप्ट कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। उसमें फैमिलीज के भी वो आ जाते हैं, स्पेशली बॉय साइड फैमिली, एंड देन दे गिव देयर ओन इंस्ट्रक्शन। तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और फैमिली में एक दूसरे के साथ बिल्कुल विरोधाभास की यहाँ पर स्थिति बनती है दो इंडिविजुअल्स के बीच में। हम बात करें जिस तरह से भाग्यश्री जी भी कह रही थी कि आप मानती है जो फ्लैट कल्चर आजकल हो गए हैं, आजकल कहने के लिए कोई है ही नहीं, किससे मन हल्का किया जाए, किससे बात की जाए? पहले तो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। काउंसलर। ठीक है, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूँ राजलक्ष्मी जी। क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनके पैटर्न अलग अलग हैं, अलग अलग तरह के मामले हैं वो, या कॉमन ही फैक्टर है? देखिए, जैसा परिवेश होता है उसके हिसाब से मैटर्स तो नए नए अलग बन जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का भी योगदान है जो वो भी फैक्ट काम करता है। दूसरा, जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि ग्रामीण परिवेश से होते हुए भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा बंदिश में रखा जाता है, और वही एजुकेशन अपने सिटीज़ में जो लागू होती है वहाँ पर वो थोड़ा सा उनको महिलाओं को फ्रीडम दिया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। लेकिन महिलाओं के साथ में जो संबंध जहाँ भी उसका पेयर जोड़ा जाता है वो कोई ऐसा क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है कि ग्रामीण महिला है तो उसकी शादी सिटी में नहीं हो सकती। अब दोनों के विचारों का मंथन अलग अलग होता है, दोनों के वैचारिक भिन्नता की वजह से उनकी भावनाएं, मर्यादाएं सब अलग होती है, वो आपस में टकराती। क्यों ना एक स्कूल में हमको पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, सभी चीज़ों की इतिहास पढ़ाया जाता है, तो क्यों ना बचपन से ये जो भावनात्मक रिलेशन है इनके बारे में कोई चैप्टर पढ़ाया जाए, कोई स्टडी कराई जाए, जिससे कि बाद में जाकर के कानूनी शिकंजा कसे ही नहीं पहले ही। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं भाग्यश्री जी आपके पास आऊँगा। जिस तरह से आप बता रही हैं राजलक्ष्मी जी, तो कहीं ना कहीं घर परिवारों से ये शुरुआती शिक्षा शुरू होने की ज़रूरत है, और इस नाते कोई जागरूकता के अभियान विशेष रूप से सरकारों की ओर से भी नहीं देखे जाते, क्योंकि आप एनजीओ से हैं तो समाज को एक बदलने की। क्या आपको ये भी लगता है कि जो युवा पीढ़ी है अब कहीं ना कहीं वो सहनशीलता खोती जा रही है? वेरी ट्रू। अभी के टाइम पे आप देखेंगे पेशेंस बहुत कम है आजकल के बच्चों में। वो कहते हैं ना कि एजुकेशन हम लोग पेरेंट्स दे रहे हैं, हम लोग उतने एम्पावर्ड बेटियों को कर रहे हैं कि आप नौकरी लगो, बच्चों के लिए भी हम लोग बहुत अच्छा समय की थोड़ी कमी है, संक्षिप्त में करियर हम लोग चूज कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है रियल एजुकेशन देने की जरूरत है, जहाँ बेटियों को आप सिखाएं बी योर ऑन वॉइस, और बच्चों को ये सिखाएं कि अपनी बहनों के अलावा दूसरों की जो बहनें हैं या आपकी जो वाइफ है उनके साथ ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूँ। सबसे पहले लक्ष्मी जी मैं आपका रुख कर रहा हूँ, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस तरह के मामलों को लेकर, क्या कुछ किया जाना चाहिए संक्षिप्त में? अवेयरनेस, जितनी जागरूकता आप फैला सकते हैं हर स्तर पे आपको फैलानी पड़ेगी, तब महिलाएं आवाज उठाना सीखेंगी। आज आवाज नहीं उठा रही है महिला, जिसका नतीजा ये हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर पूजा योर लास्ट ओपिनियन। I would suggest कि जो भी लड़कियों के पेरेंट्स हैं, प्लीज टीच योर गर्ल्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड वोकल अबाउट देयर नीड्स, डू नॉट कीप क्वाइट। आर यू टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म?
No, no, I'm not talking about Okay. feminism. ठीक है, राजलक्ष्मी जी। They are need- आपकी It's आखिरी a basic प्रतिक्रिया need. राजलक्ष्मी जी। ठीक है। Equal equity. देखिए, कानून के साथ में सामाजिक जो संबद्धता है उसमें सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, ताकि शुरू से ही जागरूकता, कानूनी जागरूकता हो, बचपन से पढ़ाई लिखाई और माँ बाप का जो है वो भी साथ। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।